हेलो दोस्तों, आज हम अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत सेना के जवानों की एक टुकड़ी से होती है जो देश के बहुत ही कीमती पार्सल को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे होते हैं। यह पार्सल इतना कीमती होता है कि अगर गलती से दुश्मनों के हाथ लग जाए तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो सकता है। तभी अचानक दुश्मन जवानों के काफिले पर मिसाइलों से हमला कर देते हैं, जिसमें अधिकांश जवानों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। एंड फिर वहां मास्क पहने एक खूंखार विलेन की हेलीकॉप्टर से एंट्री होती है, जहां एक घायल सैनिक द्वारा पूछने पर वह मास्कमैन बताता है कि मेरा नाम प्रलय है और मेरा उद्देश्य पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना है। इसके बाद वह घायल जवानों को मारकर उस कीमती पार्सल को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। फिर सीन शंघाई शिफ्ट होता है, जहां कैप्टन मिसा अपने इन्फॉर्मर से बात कर रही होती हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि भारत का एक नया दुश्मन पैदा हो गया है जो पूरे हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। तभी उस इन्फॉर्मर को एक मास्कमैन गोली मार देता है एंड फिर मिसा की उसके साथ फाइट होती है, लेकिन काफ़ी मार खाने के बावजूद भी वो मास्कमैन बार बार खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसके ऊपर कोई असर ही न हो रहा हो और उसके घाव भी गायब हो जा रहे थे। जैसे तैसे मास्कमैन मिसा को घायल करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर सीन आर्मी हेडक्वार्टर्स का होता है, जहाँ उस मास्कमैन का वायरल वीडियो दिखाया जाता है, जिस वीडियो में वो भारत को ख़त्म करने की धमकी देता है और आर्मी को चैलेंज करता है कि तुम्हें 3 दिन का मोहलत मैं देता हूँ, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा सबसे कीमती हथियार मेरे पास है। जिसे देखकर इंडियन गवर्नमेंट की हालत ख़राब हो जाती है और बेशकीमती हथियार को वापस लाने की जिम्मेदारी कैप्टन आज़ाद को दी जाती है। जिसके बाद कर्नल आज़ाद इस मिशन को अंजाम देने के लिए अपने 2 बेस्ट ऑफिसर फ्रेडी और रॉकी को चुनते हैं, जहां कैप्टन मिसा द्वारा इनके बारे में पूछने पर वे बताते हैं कि 8 साल पहले इन दोनों ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन बड़े मियाँ छोटे मियाँ के तहत इंडियन एम्बेसडर समेत उनके पूरे परिवार को आतंकवादियों के चंगुल से अपनी सूझबूझ और बेहतरीन स्किल्स के दम पर बचाया था। लेकिन बाद में किसी कारण से सेना से उनका कोर्ट मार्शल करके उन्हें बाहर कर दिया गया था। फिर कर्नल आज़ाद कैप्टन मिसा को इन दोनों को वापस लाने की जिम्मेदारी देती हैं कि कैसे भी इन दोनों को मना कर मिशन के लिए तैयार करो। जिसके बाद कैप्टन मिसा पहले रॉकी के पास जाती हैं, जो कि एक फायर ब्रिगेड कंपनी में काम कर रहा होता है। पहले तो वह काफ़ी मना करता है, लेकिन बाद में इस मिशन के लिए राजी हो जाता है और कैप्टन मिसा के साथ चल देता है। और फिर वे दोनों मिलकर फ्रेडी को मनाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां फ्रेडी उन्हें कहता है कि आर्मी से इतनी बेइज्जती होने के बाद अब मैं वहां वापस नहीं जा सकता और उनके साथ जाने से मना कर देता है। फ्रेडी के मना करने के बाद कैप्टन मिसा और रॉकी लंदन के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इनपुट मिलता है कि वह खूंखार यंत्र अब लंदन पहुंच चुका है, जहां वे एक पैम नाम की हैकर से मिलते हैं, जहां पैम उन्हें अपनी टीम से मिलवाती है और वहीं पता चलता है कि इस खतरनाक हथियार को मेट्रो के नीचे एक सुरंग के अंदर रखा गया है, जहां की 24 घंटे सख्त सिक्योरिटी लगी रहती है। जिसके बाद वे सभी एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत जैसे तैसे करके रॉकी उस सुरंग के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी भिड़ंत खूंखार दुश्मनों से होती है। पहले तो रॉकी उनको मजा चखाता है, लेकिन बाद में दुश्मन उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद फ्रेडी की वहां दमदार एंट्री होती है, जहां फ्रेडी रॉकी को बचा लेता है और फिर दोनों मिलकर उन दुश्मनों को मार गिराते हैं। और वहां पता चलता है कि उस मास्कमैन ने वहां किसी खूंखार यंत्र को नहीं बल्कि प्रिया नाम की एक लड़की को छिपा रखा है, जहां प्रिया उन्हें बताती है कि उसने भारत सरकार के साथ मिलकर एक कर्ण नाम के कवच का निर्माण किया था, जो कि किसी दुश्मन देश द्वारा मिसाइल से हमला करने पर उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उस कवच के पासवर्ड को सुरक्षित रखने की थी, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस कवच के पासवर्ड को प्रिया के दिमाग में ही सेट कर दिया है, क्योंकि कोई कितना बड़ा ही हैकर हो लेकिन वह इंसानी दिमाग को हैक नहीं कर सकता है। इस कारण उस मास्कमैन ने मुझे किडनैप कर रखा था। जिसके बाद फ्रेडी अपने दिमागी घोड़े दौड़ाता है और बताता है कि यह सब उस मास्कमैन की चाल है, जो हमें इस कैमरे के माध्यम से देख रहा है। और फ्रेडी कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है कि हम तुमसे नहीं डरते हैं, जहां पता चलता है कि उस मास्कमैन ने कर्नल आज़ाद को भी अपने कब्जे में कर लिया है। जिसके बाद उस सुरंग में एक बड़ा धमाका होता है और फ्रेडी समेत सभी घायल हो जाते हैं। जिस धमाके के बाद कुछ लोग प्रिया को लेकर जाने लगते हैं, जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं, जहां एक जबरदस्त फाइट होती है और उस मास्कमैन वाले आदमी को दिखाया जाता है, जिससे कि पहले कैप्टन मिसा की लड़ाई हो चुकी होती है। फिर वह मास्कमैन रॉकी और फ्रेडी को घायल कर
कर देता है, लेकिन किसी तरह से उस मास्क मैन के ऊपर काबू करते हुए फ्रेडी और रॉकी प्रिया को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर असली मास्क मैन की बहुत सारे लोगों के साथ एंट्री होती है और वह फ्रेडी और रॉकी को पकड़ लेता है और कहता है कि हर दुश्मन कभी ना कभी दोस्त जरूर होता है। और वो मास्कमैन अपने फेस को रिवील करता है जिसका नाम कबीर होता है, जहां पता चलता है कि उस मास्कमैन का नाम कबीर है और वह पहले रॉकी और फ्रेडी का दोस्त हुआ करता था। फिर कहानी 7 साल पास्ट में जहाँ पता चलता है कि फ्रेडी और रॉकी की तरह कबीर भी एक आर्मी ऑफिसर था जिसने अपने दिमाग की बदौलत एक ऐसे क्लोन का निर्माण किया था जो कि युद्ध में सैनिकों की जगह दुश्मनों से लड़ सकेगा। लेकिन आर्मी इस प्रोजेक्ट को नकार देती है और कहती है कि यह क्लोन अगर दुश्मनों के हाथ में लग जाएगा तो पूरे देश के लिए खतरा साबित हो सकता है, जिस प्रोजेक्ट को रॉकी और फ्रेडी भी मना कर देते हैं। हालांकि इस बात से कबीर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसके 15 साल की मेहनत एकदम से मिट्टी में मिल गई थी। जिसके बाद आर्मी वाले कबीर की बेइज्जती करते हुए उसको आर्मी से निकाल देते हैं। जिसके बाद कबीर गुस्सा होकर अपने लैब में जाता है और अपने टीम के लोगों को उन क्लोनों को बनाने का आदेश देता है कि वह इनको दुश्मन देश को बेचेगा जो इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद करे। जहां उसके टीम की ही सदस्य प्रिया इस बात को कर्नल आजाद को बता देती है। जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी को कबीर की इस लैब को बर्बाद करने का मिशन दिया जाता है, जहां लैब में पहुंचकर रॉकी और फ्रेडी ऑर्डर के खिलाफ जाते हुए कबीर को जान से मार डालते हैं, जिस कारण इन्हें आर्मी से कोर्ट मार्शल करके बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां कबीर उन्हें बताता है कि तुमने वहां असली कबीर को नहीं बल्कि मेरे एक क्लोन को मारा था, और उन्हें यह भी बताता है कि उसने तुम दोनों का भी क्लोन बना लिया है। एंड फिर कबीर कर्नल आजाद को वहीं गोली मार देता है, जिसे देखकर रॉकी और फ्रेडी बौखला जाते हैं, लेकिन वे जंजीरों में जकड़े होते हैं। उसके बाद कबीर प्रिया को लेकर अपने साथ चला जाता है एंड फिर पैम की एंट्री होती है जो रॉकी और फ्रेडी को जंजीरों से आज़ाद करती है। फिर वे तीनों मिलकर कर्नल आजाद की बॉडी को लेकर इंडिया में आते हैं। वहाँ वे चारों कबीर से बदला लेने का फैसला करते हैं। अब उनके पास केवल कबीर को पकड़ने का एक दिन ही बचा होता है, वरना कबीर भारत को सुरक्षा प्रदान करने वाले उस कवच को हटाकर पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी अपने सुपीरियर से ऑर्डर लेकर और कबीर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां कबीर के लोगों को मार गिराते हुए उनका सामना अपने क्लोनों से होता है। लेकिन वे क्लोन इतने ताकतवर होते हैं कि उनके ऊपर मार का थोड़ा भी असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उन दोनों क्लोनों को ट्रांसमीटर के पास लाकर एक बड़ा धमाका करते हुए उनको मार डालते हैं। और दूसरी तरफ कबीर प्रिया के दिमाग से वो पासवर्ड निकाल लेता है और भारत को प्रोटेक्शन प्रदान करने वाले उस कवच को ऑफ कर देता है और भारत की तरफ बहुत सारी मिसाइलों को दाग देता है। अपने क्लोनों से निपटने के बाद फ्रेडी और रॉकी कबीर के पास पहुंच जाते हैं, जहां कबीर इतना शक्तिशाली होता है कि वो इन दोनों के ऊपर भारी पड़ता है। काफी मार खाने के बाद फ्रेडी और रॉकी कबीर की जान ले ही लेते हैं। दूसरी तरफ वो मिसाइलें भारत के करीब पहुंचने ही वाली होती हैं और कबीर ने उन मिसाइलों को रोकने के पासवर्ड को भी बदल रखा था। 2 बार फ्रेडी और रॉकी गलत पासवर्ड एंटर कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार में वे कबीर के सबसे खास क्लोन एकलव्य का नाम पासवर्ड के रूप में एंटर करते हैं। जिसके बाद मिसाइलें हवा में ही गायब हो जाती हैं और फ्रेडी और रॉकी पूरे इंडिया को इस भयानक हमले से बचा लेते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। धन्यवाद।